जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा टॉपर्स नगरी में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के तहत में मगध राज के उदय को पढ़ने वाले हैं। यह एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपका एग्जाम में। आज की इस क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से हम माइंड मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मगध के विस्तार के प्रमुख कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण। ये सारे कारण थे मगध के विस्तार में। इन सारी चीज़ को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को देखेंगे, फिर मगध के प्रमुख वंशों को देखेंगे, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस प्रकार से हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ। इन सारे पहलू को हम डिस्कस करेंगे माइंड मैप के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे, इसके बाद आपको ना कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रहेगा, ना ही फैक्ट के रिगार्डिंग। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम एल.एम. शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्ज़ाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मगध राज के उदय के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक मगध के बारे में जानते हैं। तो मगध राज जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में जो है राजनीतिक इतिहास में एक अलग प्रकार का उथल पुथल मचा। जैसा कि हम वैदिक सभ्यता में पढ़ चुके हैं, उत्तर वैदिक काल आते आते पूरा साम्राज्य जो है 16 महाजनपद में बंट गया। पहले जन से महाजनपद बना और महाजनपद टोटल 16 हो गए। अब ये 16 महाजनपद जब हो गए तो इनमें प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए एक संघर्ष की लड़ाई स्टार्ट होती है। और इस संघर्ष में मगध जो है सर्वश्रेष्ठ राज के रूप में उभर कर सामने आता है। मगध राज का उदय सबसे शक्तिशाली राज के रूप में होता है और अपना साम्राज्य स्थापित करता है। मगध का उल्लेख की बात किया जाए तो अथर्ववेद में पहली बार मगध का उल्लेख के बारे में पता चलता है। और महाकाव्य के अनुसार वीरभद्र ने मगध राज्य की स्थापना की। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वीरभद्र किसका पिता था, तो यह जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। अर्थात वीरभद्र के पिता का क्या नाम था, तो वसु था। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब मगध के विस्तार के प्रमुख कारणों को देखेंगे कि मगध के विस्तार के क्या कारण थे कि मगध जो है एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, अलग अलग कारण हैं। तो हम बारी बारी से सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे गंगा का मैदान जो कि काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ पे फसल और कृषि काफ़ी उन्नत तरीके से किया जाता था और यह राज्य की बेहतरी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। यहाँ पर गंगा, सोन और कर्मनाशा जैसे नदियाँ हैं, जिससे फसलों को आसानी से पानी मुहैया करवाया जा सकता था और किसी भी प्रकार का फसल का उत्पादन बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे नदियाँ जिसके द्वारा जल मार्ग के द्वारा व्यापार और सेना की आवाजाही में सुविधा होती थी। यहाँ पे नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी है, सोन नदी है, कर्मनाशा नदी है। ये सारी नदियाँ जो है सेना के आवाजाही में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक सुरक्षा। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण में पहाड़ों और जंगलों की श्रृंखला है और राजगीर जो है, राजगीर जैसे कि लंबे समय तक मगध की राजधानी रही और यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मान लीजिए बीच में राजगीर है तो सातों तरफ से यहाँ पे पहाड़ हैं, जिसके कारण अलग राज्यों के द्वारा इस पर आक्रमण कर पाना काफ़ी मुश्किल था और यह एक ढाल के रूप में कार्य करता था मगध के लिए। नेक्स्ट है चूना पत्थर और लोहा। जैसा कि झारखंड भी पहले मगध में ही था और झारखंड में लोहा प्रचुर मात्रा में मिल जाता है और गया वाले क्षेत्र में आपका
चूना पत्थर मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे मजबूत किलों और अस्त्र शस्त्र के निर्माण में काफ़ी सहायता हुई। केंद्रीय स्थान जैसे उत्तर भारत में यदि देखा जाए तो मगध बीचों बीच में आता है, जिसके कारण ये चारों तरफ अपना साम्राज्य को स्थापित करने में काफ़ी आगे निकल गया। वन संपदा की बात किया जाए तो यहाँ पे लकड़ी, शिकार और औषधियों की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। हाथियों की उपलब्धता भी, जो कि सेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हाथी, यह भी यहाँ झारखंड के जंगलों, झारखंड जो पहले मगध में ही था। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कृषि आधारित समृद्धि थी। जैसे यहाँ पर फसलें अधिक उत्पादन होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा का मैदान था, उपजाऊ जमीन है, और फसल के पटावन के लिए, फसल की सिंचाई के लिए गंगा, कर्मनाशा, सोन नदी, गंडक नदी, ये सब नदियों के कारण फसल की सिंचाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती थी, जिससे के कारण फसल की उत्पादकता काफ़ी अच्छी होती थी। व्यापार के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थल और जल मार्ग से भीतरी और बाहरी राज्यों से व्यापार को आसानी तरीके से किया जा सकता था, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मगध काफ़ी अच्छा था। खनिज संपदा तो यहाँ पर था ही, जैसे कि लोहा, चूना पत्थर, कोयला आदि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में था, जिसके कारण मगध काफ़ी समृद्ध हो गया। नगरों का विकास हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, राजगीर जैसे समृद्ध नगर यहाँ पर स्थापित हो गए। सिक्का प्रथा, पंचमार्क सिक्कों का उपयोग व्यापारिक सुविधा में सहायक सिद्ध हुआ, और ये सब आर्थिक कारण थे, जिसके कारण मगध जो है काफ़ी विस्तार करता चला गया। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखा जाए तो शक्तिशाली शासक, यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे जैसे महान शासक यहाँ पर पैदा हुए, जिसके सूझबूझ के कारण, जिसके जुझारूपन के कारण मगध लगातार विस्तार करता चला गया। संगठित प्रशासन थे यहाँ पर, जैसे कर व्यवस्था, राजस्व नियंत्रण, केंद्रीकरण काफ़ी सुदृढ़ थी यहाँ पर। कूटनीति की बात किया जाए तो अन्य राज्यों से विवाह संबंध स्थापित करके भी या फिर गठबंधन करके अपना साम्राज्य को लगातार ये विस्तार करते रहे। यहाँ के शासकों में विस्तारवादी नीति हमेशा से रही। पड़ोसी राज्यों से चाहे सैन्य आक्रमण करना पड़े या शादी विवाह करके ये साम्राज्य को विस्तार करने की जरूरत पड़े, जैसे भी हो वो लगातार विस्तार करते रहे। राजधानी का स्थल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पाटलिपुत्र हो या राजगीर। पाटलिपुत्र जैसे कि सोन नदी और गंगा नदी के संगम में है, चारों तरफ जो है पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण किसी अन्य राज्यों के द्वारा इस पर आक्रमण कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। उसी प्रकार से राजगीर जो लंबे समय तक पाटलिपुत्र या फिर मगध का राजधानी रहा, और आपको पता है कि यह जो राजगीर है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण अन्य राज्यों को इस पर आक्रमण कर पाना काफ़ी मुश्किल था, नामुमकिन के जैसा था। और राजगीर के जो चारों ओर की पहाड़ियां हैं वो मगध के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता रहा। नेक्स्ट कारण है सैन्य कारण। सैन्य कारण भी जो है मगध के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में संगठित सेना थे, पैदल, अश्व, हाथी और रथों से सुसज्जित सेना यहाँ पर थे। किलेबंदी की बात किया जाए तो राजगीर, पाटलिपुत्र जैसे शहर मजबूत किले से घिरे हुए थे, जिसके कारण यहाँ पे अन्य राज्यों को इस पर आक्रमण कर पाना काफ़ी मुश्किल था। शस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में मगध स्थापित हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर लोहा और अन्य खनिज की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी। गैस सेना का बात किया जाए तो हाथी सेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि झारखंड के जंगलों से हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। तो ये सब सैन्य कारण हैं जो मगध के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के रूप में देखा जाए तो धार्मिक सहिष्णुता, जैसा कि आपको पता है कि मगध में ही बौद्ध, जैन और अन्य वैदिक परंपराओं को संरक्षण मिला, जिसके कारण यहाँ के लोगों में भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ। शिक्षा का केंद्र यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विद्या के प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित हो चुके थे। यहाँ से एक बुद्धिजीवी निकल रहे थे और मगध के विस्तार में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। जनसंख्या वृद्धि की बात किया जाए तो यहाँ पर कृषि और व्यापार से जीवन स्तर में सुधार हो रहा था, जैसा कि कृषि में अधिक उपज होती थी, खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, जिसके कारण यहाँ पर
प्रत्येक व्यक्ति की आय ज़्यादा होती थी, और जब प्रत्येक व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी तो वो पूरे राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। सांस्कृतिक एकता, यहाँ पे भाषा, धर्म और संस्कृति में एकरूपता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बिहार में जो है भाषा, धर्म और संस्कृति के रूप में काफ़ी संगठित पाए जाते हैं लोग। शांति व कानून व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पे अपराध और अराजकता पर नियंत्रण था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंदुसार, सम्राट अशोक जैसे महान शासक पैदा हुए, जो यहाँ का जो प्रशासन था उस पर काफ़ी अच्छा से नियंत्रण रख पाते थे, जिसके कारण यहाँ पे अपराध और अराजकता ना के बराबर था। यदि कोई कोशिश भी करता था तो बहुत ही जल्द और आसानी से उसे कुचल दिया जाता था। अब हम कुछ अन्य फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर मगध को व्यापारिक दृष्टि से सशक्त बना दिया। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हराकर उत्तर की ओर विस्तार कर दिया। महापद्मनंद ने काशी, कौशल, अवंती जैसे राज्यों को मगध में मिला लिया। चाणक्य की रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध के नाम का पूरा डंका बजा देता है। मगध, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक कर दिया था मगध में, और मौर्य काल में मगध पहली बार अखंड भारत का प्रतीक बन गया था। तो ये सब कारण थे जो मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। अब हम मगध के प्रमुख वंशों को देखेंगे। मगध के प्रमुख वंश की बात किया जाए तो यहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश आता है, जिसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। हर्यक वंश के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। शिशुनाग वंश में शिशुनाग आता है और दूसरा महत्वपूर्ण शासक था कालाशोक। नंद वंश में था महापद्मनंद और घनानंद। इसके बाद आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, अशोक के बाद वो कलिंग युद्ध के बाद धर्म की नीति अपना लेते हैं। फिर यहाँ से मगध का जो है धीरे धीरे से ह्रास स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब सारे पहलू को हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है इसके प्रमुख शासक सब थे बिंबिसार। इन्होंने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है कौन? बिंबिसार। और ये महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक भी थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जिसे ग्रीवराज भी कहा जाता था। उपनाम था इसका श्रेनिक। किसका? बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। श्रेनिक का अर्थ होता है सेना को रखने वाला। श्रेनिक का अर्थ क्या होता है? सेना को रखने वाला। और इसका नीति क्या था? विजय और विस्तार की नीति थी। लगातार मगध के जितने भी शासक थे उनका एक ही मकसद होता था, विजय और लगातार विस्तार करना। वैवाहिक संबंधों की बात किया जाए, वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी ये शक्ति विस्तार किए। जैसे महाकौशला देवी जो कि कौशल की राजपुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी, वहाँ ये शादी करते हैं और काशी को दहेज में ये मिला लेते हैं। जिस यहाँ कौशला देवी से जब वो शादी करते हैं तो काशी उनको दहेज में मिल जाता है और ये मगध में मिल जाता है, जिससे मगध का विस्तार हो जाता है। फिर चेलना से शादी करते हैं। दूसरी पत्नी थी इनकी जो कि लिच्छवी गणराज्य के शासक थे चेटक, उनकी ये पुत्री थी। कौन? चेलना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चेलना किसकी पुत्री थी? तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी, और यही जो है अजातशत्रु की माता भी थी। बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी है चेलना, उसी से अजातशत्रु पैदा होता है। और तीसरी शादी वो करते हैं क्षेमा से। क्षेमा कौन थी? ये मद्रकुल की राजकुमारी थी। ये 3 शादी करते हैं जिससे मगध का विस्तार होता है। नेक्स्ट, विवाह से मगध का विस्तार हो जाता है और पश्चिम और उत्तर की ओर मगध का लगातार विस्तार फैलता चला जाता है। फिर सैन्य विजय से भी ये मगध का विस्तार करते हैं। जैसे अंग के शासक ब्रह्मदत्त की ये हत्या कर देते हैं। कौन? बिंबिसार। ब्रह्मदत्त की हत्या करते हैं और अंग को मगध में मिला लेते हैं, जिससे अंग जो महाजनपद था वो वापस से मगध में आके मिल जाता है और मगध का विस्तार अंग प्रदेश तक हो जाता है। नेक्स्ट है अवंती नरेश चंड प्रबोध से संबंध स्थापित करते हैं। पहले ये दोनों में युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद ये आपस में मित्र बन जाते हैं, और मित्रता हो जाने के बाद इनका संबंध स्थापित होता है, जिससे भी मगध का विस्तार होता है। बाद में चंद्र प्रबोध को पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, और वह उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार जो है अपने राजवैद्य जीव को उज्जैन भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? उज्जैन भेजते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के इलाज के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उनके पास भेजा था? तो यही प्रबोध अवंती नरेश थे।
चंड प्रभोत, उनको पीलिया रोग हो गया था और उन्हीं के इलाज करने के लिए वैद्य जीवों को वहाँ पर भेजते हैं और वो सफल इलाज करके वहाँ से लौट आते हैं। नेक्स्ट है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है पिता बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और उनका उपनाम था कुनुक। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है और वो उसका उपनाम जो है क्या था, कुनुक, ये आपको ध्यान में रखना है। और विजय के रूप में कौशल और वैशाली को पराजित करके यह मगध में मिला लेता है। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल की बात किया जाए तो ये 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का यह शासक रहा। वैशाली युद्ध में उपयोग किए गए हथियार के रूप में ये महाशिलाकंटक और रथ मूसल का प्रयोग करता है। वही महाशिलाकंटक और रथ मूसल जो बाहुबली मूवी में दिखाया गया है उसी प्रकार का होता था महाशिलाकंटक और रथ मूसल। इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था कौन? अजातशत्रु। और इसके प्रमुख मंत्री के रूप में जो थे वरस्कार थे, जो इसके मुख्य सलाहकार के रूप में अपना भूमिका अदा करते थे कि कैसे मगध का लगातार विस्तार किया जाए। अवंती के खतरे से बचने के लिए राजगीर की ये किलाबंदी करवाए थे। कौन? अजातशत्रु। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अजातशत्रु ने किसके खतरे से बचने के लिए राजगीर की किलेबंदी करवाई थी? तो अवंती के खतरे से बचने के लिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के कार्यकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है उदयीन। उदयीन मगध की राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र बनाई। पहले अभी तक जो है बिंबिसार और अजातशत्रु तक मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर, जिसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। लेकिन उदयीन ने सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ पर बना दी? पाटलिपुत्र बनाता है। और इसका शासनकाल की बात किया जाए तो ये 460 से 444 ईसा पूर्व तक मगध राज्य का शासक रहा और इन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनवाई? तो उदयीन ने बनवाया था। क्यों? क्योंकि यह गंगा और सोन नदी के संगम पर था और यहाँ पर ये पाटलिपुत्र भी पाया जाता है इसकी स्थिति को यदि देखा जाए तो। और यहाँ पर इन्होंने किला भी बनवाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात किया जाए तो इसका शासनकाल था 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व। और शिशुनाग जो था नागदशक का अमात्य था। किसका अमात्य था? नागदशक का अमात्य था। और नागदशक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। कौन? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने राजधानी कहाँ पर बनाई? वैशाली। मगध की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर देता है वैशाली और अवंती को यह मगध में मिलाता है। ये इंपॉर्टेंट है शिशुनाग वंश के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है कि अवंती को किसने मगध में मिलाया? तो शिशुनाग ने अवंती को मिला लिया था, जिससे मगध का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है आपका कालाशोक। कालाशोक इसने राजधानी वापस से पाटलिपुत्र ले आता है। कौन? कालाशोक। इसका शासनकाल था 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। और कालाशोक के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसी के काल में हुआ था। किसके काल में? कालाशोक के काल में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से 3 फैक्ट बनता है कि कालाशोक ने राजधानी वापस से पाटलिपुत्र बना लिया, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक का कार्यकाल में होता है और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन होता है। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश के बारे में जो क्वेश्चन बनता है कि नंद वंश का जो शासनकाल था वो था 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व। और यहाँ पे महापद्मनंद ये जो है 344 से 334 ईस्वी पूर्व तक यह शासन करता है और यह नंद वंश का संस्थापक था। तो यहाँ से अधिक क्वेश्चन एक बनता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। और यह कलिंग को मगध में मिलाया था। कौन? महापद्मनंद। अभी तक जो कलिंग मगध के लिए चुनौती बना हुआ था उसे सबसे पहले महापद्मनंद जो है आता है और कलिंग को मगध में मिला लेता है और स्मृति के रूप में, याद के रूप में जिन की मूर्ति को कलिंग से मगध ले आता है। कौन? महापद्मनंद। इसके बाद आता है घनानंद जो कि इसी का पुत्र था, बेटा था और यह नंद वंश का अंतिम शासक भी होता है और यह सिकंदर का समकालीन था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है और घनानंद जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर
घनानंद को पराजित कर देता है और मौर्य वंश की यहाँ पर स्थापना होती है। वही चाणक्य जिन्होंने यह कसम खाई थी कि जब तक घनानंद को हम हरा नहीं लेंगे तब तक अपना शिखा अर्थात बाल को नहीं खोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर के भारत के आक्रमण के लिए सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे, फिर भारत में प्रमुख क्या क्या घटनाएं हुई सिकंदर के समय में, और सिकंदर ने कौन कौन से नगर को स्थापित किए, और महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम देखेंगे बारी बारी से। तो सिकंदर के परिचय के रूप में देखा जाए तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था, और इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था, और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। विजय क्रम देखा जाए तो सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने से पहले तुर्की को अर्थात एशिया माइनर को, फिर इराक और ईरान को जीत चुका था। इसके बाद वह जो है भारत पर हमला करता है। कब? 326 ईसा पूर्व में, और खैबर दर्रा को पार करके वह भारत पर आक्रमण कर देता है। कौन? सिकंदर। प्रमुख घटनाएं देखा जाए कि सिकंदर के समय में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है तक्षशिला के शासक उस समय कौन था? अंभिक। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो तक्षशिला का शासक पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो वो अंभिक था, और यह इतना कायर था कि बिना युद्ध किए ही सिकंदर के सामने यह आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन वहीं पे एक राजा थे पोरस, जो काफ़ी वीरता से सिकंदर से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और उस युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइडेस्पीस का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ये सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये झेलम नदी के किनारे होता है ये। और इसमें परिणाम के रूप में क्या होता है कि पोरस यहाँ पर पराजित हो जाता है और सिकंदर जीत जाता है। लेकिन पोरस भरे हार जाता है, लेकिन इसके साहस से प्रभावित होकर सिकंदर जो है वापस इसको राज्य लौटा देता है, और पोरस इसका सहयोगी बन जाता है। अर्थात पोरस की वीरता से सिकंदर काफ़ी प्रभावित होता है और उसे वापस से अपना सारा राज्य दे देता है, और इस प्रकार से पोरस उसका सहयोगी भी बन जाता है। नेक्स्ट है उस समय स्थापित नगर। सिकंदर जो है काबुल में, जो आधुनिक बेग्राम में है यह जगह, वहाँ पे सिकंदरिया स्थापित करता है। झेलम तट पर जहाँ पे घोड़े की मृत्यु हो गई थी सिकंदर का जहाँ पर घोड़ा मर गया था झेलम नदी के तट पर, उस जगह को या बुके फाल के नाम से स्थापित करता है। और जहाँ पोरस से युद्ध हुआ था वहाँ निकाइया के नाम से यह नगर स्थापित करता है। तो सिकंदर भारत में 3 नगर का स्थापना करता है, सिकंदरिया, बुकेफाल और निकाइया। ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो एरियन जो है यूनानी इतिहासकार था सिकंदर के समय में। निरयाकस जो कि जल सेनापति था, और सेल्यूकस सेनापति था। और एक व्यक्ति है निरयाकस को ही सिकंदर ने आदेश दिया था कि वह सिंधु से फरात नदी तक समुद्र तट का मार्ग खोजे, और उसको खोजने के लिए भेजा था। किसको? निरयाकस को। किसने भेजा था? सिकंदर ने। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने मगध के उत्कर्ष के बारे में जितने भी फैक्ट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।